Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research, Module 9 Sampling, and this module I am going to deal today non-probability sampling technique. After this lectures you will be able to define non-probability sampling, differentiate in between non-probability to probability sampling, describe and apply different types of non-probability sampling techniques, understand strengths, limitations and suitable applications, reflect on ethical consideration and sampling bias. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर समझना है, जिसे हम असंभाव्यता न्यायदर्शन तकनीक भी कहते हैं, वो रिफर करता है एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स को where not all individuals in the population have an equal or known chance of being selected. Probability sampling में एक ऐसी सैम्पलिंग की बात कर रहा था, प्रोसेस की बात कर रहा था, जहां समूह के सभी व्यक्तियों का चयन होने की संभावना बराबर होती है, लेकिन ये सैम्पलिंग जो है वो इसकी बात नहीं करता, ये नहीं कहता कि everyone will be selected within the sample. तो वो चांस यहां नहीं होता है, इसमें रिसर्चर पूरी तरीके से अपना एम्फेसिस करता है कि जिससे उसका काम बन सकता है, आसानी से जिससे डेटा गैदर कर सकता है, उन लोगों को वो अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेता है. Therefore, here the chance, equal chance is ignored. जो इक्वल चांस का कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन का, वो इग्नोर होता है और इसलिए दिस इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, असंभाव्य न्यायदर्शन तकनीक. Unlike probability sampling, it does not rely on random selection. इस random selection की बात नहीं करता कि हम एक तरीके से सबको अवसर देंगे और anyone can be in our sample. ये उस पे फोकस नहीं है and is often used when randomization is impractical or impossible. और ये वहां पे यूज में आता है जहां पे रैंडमाइजेशन का प्रयोग करना इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल होता है. यानी कि डेटा जब बहुत ही हेट्रोजीनियस होती है, तब उसका नेचर चूंकि होमोजेनियस नहीं है, तो हम हेट्रोजीनियस होने की वजह से फिर हमारा प्रयास होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, तो हम अपना सैंपलिंग के लिए प्रयास करते हैं. तो दैट इज जब हम उस तरीके का प्रयास करते हैं तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर कंसीडर करते हैं. मेजर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स अगर बात करें कि कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला जो है उसमें हम बात कर सकते हैं कि कन्वीनियंस सैंपलिंग. और कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ही है कि जिससे जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, और इसमें हमारा मोटिव वही होता है कि जिससे हम आसानी से डेटा गैदर कर सकें. तो इट इज द प्रोसेस वेयर वी कैन इजिली गैदर द डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, जिनसे हमें डाटा आसानी से और सुविधाजनक तरीके से मिल सके, उसमें हम कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज में लाते हैं. अब जैसे कि एक एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स इन योर ओन क्लासरूम. हमें इंटरव्यू लेना है, कक्षा 9 के बच्चों का लेना है. कक्षा 9 पे हमारी रिसर्च, क्लास 9th पे हमारी रिसर्च बेस्ड है, बट आई एम ए टीचर एंड आई एम टीचिंग विद इन क्लास 9th. तो देन इट विल बी बेटर टू गो एंड गैदर द डाटा फ्रॉम अदर स्कूल्स where I am teaching myself. By that student we can gather the data. That will be more convenience for me. So that can be considered under the convenience sampling. तो ये आसान होता है और एकदम ही सुविधाजनक है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उससे मैं डेटा ले सकता हूं. तो
यहाँ अगर बात करें, इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं कि पायलट स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वगैरह में, लेकिन लिमिटेशंस जो इसकी है कि हाईली प्रोन टू बायस। इसमें मैंने अपने ही बच्चों पे काम किया। इट मीन्स हम उन सबको जानते हैं, हम एक जो बायस फ्री की बात कर रहे थे वो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं और वो उस समय जो हमारे रिसर्च के डेटा के अनुसार है, हो सकता है उसकी जो अचीवमेंट हो या कह सकते हैं कि उसकी टॉक हो वो उतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन हम उस अपने बायसनेस को वहां पे कि दिस चाइल्ड इज वेरी गुड, व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस ओपिनियन, तो वो उसकी ओपिनियन लेने के चलते कई चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। देयरफॉर इट मे बी problematic and its limitation is highly prone to bias. Yeah, convenience sampling after purposive या judgmental sampling. Here also researchers concept is useful. जैसे selection based on the researcher's judgment of who will provide the best information. या किससे मुझे मेरे जो टूल है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव हो वो किससे बेहतर तरीके से डेटा मिल सकता है, तो वो खुद से जजमेंट करता है या दूसरों की सहायता से भी जजमेंट, अपने जो मेंटर्स हैं उनकी सहायता से एक निर्णय ले सकता है, और साथ ही साथ वो ये दिमाग में रखता है कि ये यहाँ से या इन लोगों से डेटा हमारा मिल सकता है, तो वो पर्पजिव सैंपलिंग के अंतर्गत कंसीडर करता है। टाइप्स बात करें तो मैक्सिमम वेरिएशन होमोजेनियस एक्सपर्ट सैंपलिंग, इसमें मैक्सिमम वेरिएशंस देख सकते हैं, होमोजेनियस हो सकती है, एक्सपर्ट सैंपलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। मैंने पहले कहा कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकते हैं कि कहां से डेटा हम ले, किन किन लोगों को इन्वॉल्व करें। वेरिएशन ज्यादा होगी और इसको कहा जाए कि एक्सपर्ट के थ्रू, कि जैसे कि किसी कैंसरस पर्सन से हम बातचीत करना चाहते हैं और वो एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स जिनके केयर उसमें वो पेशेंट सरवाइव कर रहे हैं या उनका इलाज चल रहा है, तो वो भी हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं और वहां से हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो पर्पज कैसे हमारा फुलफिल होगा, वो पर्पज को पहले तो एक्सप्लोर करना होगा और हु कैन सपोर्ट अस, तो बाय दैट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंटरव्यूइंग ओनली एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर इंसाइट इनटू पेडागोजी, ये मेरा पर्पज है, तो उस पर्पज के बिहाफ हम इंटरव्यू केवल करेंगे एक्सपीरियंस टीचर्स को, जो हमें पेडागोजी के अबाउट इंसाइट दे सके। अब आगे जब पर्पजिव सैंपलिंग है तो ऐसा नहीं है कि पर्पजिव सैंपलिंग केवल क्वालिटेटिव या केस स्टडी में ही यूज आती है, बल्कि दैट कैन बी यूज विद इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑल्सो। अब पर्पजिव सैंपलिंग की बात अगर करें तो जैसे कि हमें काम करना है उन बच्चों पे हु आर स्पेशल चिल्ड्रन, तो स्पेशल चिल्ड्रन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में हर जगह है, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्कूल्स अवेलेबल हैं जिसमें वो बच्चे स्पेशली जाते हैं, तो not needed to go in the general schools and identify the disabled students, because disabled students की definition बहुत अलग तरीके की है। वो definition के बिहाफ
हम डिसेबल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं जहां वो बच्चे खुद वहां इनरोल हैं। तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर अस इन कंपैरिजन देन अदर्स। तो व्हाट इज आवर पर्पज, हमारा पर्पज क्या है वो हमको ज्यादा बेहतर पता है, तो इसलिए हम पर्पजिव सैंपलिंग के साथ जा सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं, उन लोगों से डेटा गैदर कर सकते हैं जिससे हमारा रिसर्च का मोटिव फुलफिल हो जाए। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग में हम बात करें तो ये एक ऐसी सैंपलिंग है जो एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट हमारे साथ है रिस्पोंडेंट, वो हमें दूसरों को जस्ट लाइक दैट उस तरीके के सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वो दे सकता है। तो एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट रिक्रूट और हेल्प टू फाइंड फ्यूचर सब्जेक्ट्स रिस्पोंडेंट। तो ये इस तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग के रूप में, क्योंकि बर्फ जब गिरती है आप देखेंगे पहाड़ों पे बर्फ आगे की तरफ बढ़ती है तो वो रोल होना शुरू करती है, और रोल होने का मतलब कि छोटी सी बर्फ अपने साथ अन्य बर्फों को लपेटकर बड़ा गोला बनाती जाती है। तो वो बड़ा गोला इसी तरीके से यहाँ भी बन सकता है, जहां पे एक इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का है, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के व्यक्ति अपने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। अगर ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति की बात करें तो जहां ड्रग्स मिलता है उस जगह तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो ड्रग ले रहा है वो वहां तक मूव ऑन करेगा, और वो मूव ऑन करेगा तो वहां पे हमें ड्रग्स लेने वाले आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो दैट कैन बी कंसीडर एज अ स्नोबॉल सैंपलिंग, क्योंकि वो खुद जो उसमें इन्वॉल्व है दे इन्फॉर्म टू अस, जानबूझकर नहीं इन्फॉर्म करते बट वी कैन एक्सप्लोर बाय द हेल्प ऑफ देम। तो हियर वी कैन से यूजेज इसके कि हिडन आर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। यस, दूसरी स्टडी इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर पे कोई स्टडी हमारी बेस्ड है, तो ट्रांसजेंडर को आइडेंटिफाई करना इज अ टफ टारगेट, बट वेयर दे लिव, वो कहां रहते हैं और कैसे हम उन तक डाटा के लिए जाएं। तो पहला एफर्ट तो हमें किसी ट्रांसजेंडर से मिलकर आगे हमें कम्युनिकेट करना होगा कि वो कहां कहां जाता है। अगर वो पूछने पे बता देता है देन दैट विल बी गुड, अदरवाइज हम उसके वो सारे एक्टिविटीज को नजर रखेंगे जहां जहां वो जाता है और देखेंगे कि पाएंगे वो कुछ ट्रांसजेंडर से मिल रहा होगा। तो दैट विल इन्फॉर्म टू अस, बाय देम वी कैन गैदर द डेटा विद द ट्रांसजेंडर, उसकी हेल्प से या उसके परिचितों के हेल्प से, क्योंकि वो हमें हो सकता है कि ना बताए, लेकिन वो जिनके साथ उठना बैठना होगा वहां पे कहीं ना कहीं वो हमको कम्युनिकेट कर सकता है अबाउट देयर फ्रेंड्स। तो इसके यूज में बात करें तो हिडन आर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन। यस, वो लोग जो जनरली आम जगहों पे या आम तरीके से हमें नहीं मिल सकते, उनको गैदर करने के लिए या उन पे रिसर्च फोकस करने के लिए हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग की सहायता से जाते हैं। तो समाज में ऐसी बहुत सी कॉन्सेप्ट हैं दैट्स आर हिडन, और उनसे अगर बात करनी है तो हमें एक इंडिविजुअल की सहायता से दूसरे तक पहुंच बनानी होगी। जैसे आज बात करें कि अभी हमने बात की ड्रग्स, उसी तरीके से दूसरा जो है वैश्यावृत्ति, HIV, या इस तरीके के केसेस जो सोसाइटी में बड़े ही तो जो कवर्ड है वहां तक लोग का एक्सप्लोरेशन नहीं जाता। तो हम उन तक पहुंचने के लिए अगर एक व्यक्ति हमारे साथ मिल गया, और इफ ही इज रेडी और नॉट,
उसकी सहायता से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो दैट विल कंसिडर एज अ स्नोबॉल सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, यस, कोटा सैंपलिंग में अगर हम बात करें तो यहां एक प्रोपोर्शन की बात करनी होती है। रिसर्चर इंश्योर स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस ऑफ सब ग्रुप्स दैट्स आर इंक्लूडेड। अब जैसे कि कितने प्रतिशत मेल होंगे और कितने प्रतिशत फीमेल रिस्पोंडेंट हम लेंगे, तो वो वहां से हमने डिसाइड किया। ऐसे ही कितने प्रतिशत रूरल होंगे, कितने प्रतिशत अर्बन होंगे, कितने प्रतिशत हाई इकोनॉमिक स्टेटस वाले होंगे, कितने लो स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस वाले होंगे। तो इस तरीके से हम एक कोटा बना लेते हैं और ये कह सकते हैं कि उससे भी कि अगर क्लस्टर के फॉर्म में भी जाएं और वहां पे भी एक 4 क्लस्टर बना लिए, तो उनसे भी कितने प्रतिशत लोगों को एक क्लस्टर से लेना है। क्लस्टर में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि रैंडमली हमें आगे बढ़ना होता है, इसमें रैंडम सिलेक्शन कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ इसलिए कि नॉन, जो इसकी लिमिटेशन है उसमें नॉन रैंडम विथ कोटा सिलेक्शन, तो ये चीज ही उसकी अपनी लिमिटेशन बन जाती है। बट व्हेन certain subgroups must be represented, then we can go with the quota sampling। और कोटा सैंपलिंग हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल होता है, जहां पे हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो हियर स्ट्रेंथ इसकी क्विक एंड इकोनॉमिकल है, लिमिटेशंस रिजल्ट में लैक जनरलाइजेबिलिटी। यस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की चूंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें इक्वल चांस फॉर ईच वन, ईच पॉपुलेशन मेंबर इज नॉट कंसीडर, देयरफॉर इसकी जनरलाइजेबिलिटी थोड़ी सी उतनी ऑथेंटिक नहीं होती जितनी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की है। यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसकी स्ट्रेंथ है एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बहुत प्रयोग में लाई जाने वाली है। और लिमिटेशन ये हाई रिस्क ऑफ बायस, ये कह सकते हैं कि इससे जो बायस की जो एक ऑर्डर है दैट विल बी मोर या ग्रेटर। स्ट्रेंथ इसकी हेल्प रीच इनएक्सेसिबल पॉपुलेशंस, लिमिटेशन में नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशंस। चूंकि प्रोबेबिलिटी में जब हम बात करते हैं सैंपल की, तो वहां से कहते हैं दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, बट यहां पे हम उस पर कोई फोकस होके नहीं बात कर रहे हैं कि दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, जिससे हमारा काम चल जाए, उससे डेटा गैदर कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वैराइटीज ऑफ पर्सन्स एंड रिसर्च ऑन देम इज टफ, बट व्हाट इज आवर मोटिव, हम किस तरीके के पॉपुलेशन को डील करने जा रहे हैं, होमोजेनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, वो है। और दूसरा, अगर हम जनरलाइजेबिलिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज बेटर फॉर अस, because it will generally use where we go for the naturalistic inquiry। अब बात करें कि माइकल क्विन पैटर्न्स ने पर्सपेक्टिव ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे कुछ अपने विचार रखे, और उसको हम समझ सकते हैं कुछ थोड़ी सी जल्दी समय में, कि माइकल क्विन पैटर्न इन हिज सेमिनल बुक क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इवोल्यूशन मेथड, ये उनकी अपनी खुद की बुक है, जिसमें उन्होंने ऑफर्स डीप एंड pragmatic understanding of non-probability sampling, edited
थर्ड एडिशन 2002 में थी, उसमें इन्होंने प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात रिफ्लेक्ट किया है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और चूंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम काम करते हैं तो वहां पे हमें समझना होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ ही जाना होता है। तो स्पेशली इन द context of qualitative research, it emphasized that the logic of purposeful sampling differs fundamentally from statistical probability sampling used in quantitative studies. Yes, तो ये logic of purposeful sampling की बात करता है और जो differs fundamentally from statistical probability sampling used in quantitative study. आगे बात करें जो पर्पजफुल या पर्पजिव सैम्पलिंग इन्होंने किस तरीके से दिखाया है, तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पर्पजफुल सैम्पलिंग इज द इंटेंशनल सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिच केसेस फॉर इन डेप्थ स्टडी. These are cases from which one can learn a general deal about issues of central importance to the purpose of this research. Unlike random sampling, which aims to for representativeness, purposeful sampling is about depth and insight rather than breadth and generalization. जैसा कि रैंडम सैम्पलिंग जो है मेजरली विच एम्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड पर्पजफुल सैम्पलिंग इज अबाउट डेप्थ एंड इंसाइट रादर देन ब्रेथ एंड जनरलाइजेशन. तो इसका मोटिव नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि इसका स्पेसिफिक पर्पज होता है. Pattern identifies 16 strategies of purposeful sampling. You can think that 16 strategies for purposeful sampling. First one, typical case sampling. Select cases that are average or typical to illustrate what is normal or commonly occurring in the phenomena being studied. Select cases that are average or typical, एक जैसे हो, to illustrate what is normal or commonly. So useful for descriptive studies that aim to illustrate the general situation. Next one, extreme or deviant case sampling. Focus on unusual or outliers cases such as outstanding success or notable failures. It helps understand the limits or exceptional variation of a phenomena. Third, maximum variation sampling. Select a wide range of cases to capture diverse perspectives and experiences to explore common patterns across varied participation. फिर उसी तरीके से homogeneous sampling की बात करेंगे. Choose a narrow and uniform groups to focus in depth on a particular subgroup with shared characteristics. So often used in focus group research, homogeneous sampling. Critical case sampling. Target cases that are critical for testing a hypothesis or making a point because they have strategic importance. So when findings from one case can apply to others if it holds true here. फिर snowball or chain sampling. This existing participants help identify and recruit other participants through referrals. Used especially helpful for research, hidden, hard to reach or stigmatized population. तो जहाँ पे tough situation हो कि we can't reach to individuals who are on the basis of that our research is supposed to move, proceed. तो जिनके ऊपर आधारित है और they are not
easily accessible, then we can go with the snowball or chain sampling. Criterion sampling includes all cases that meet a specific predetermined criteria of importance. Use ensure participants possess key characteristics relevant to the study. Next one, theory based sampling. Select या theoretical sampling इसको बोलते हैं. Select cases that illustrate theoretical construct and help elaborate or test a theory, often used in grounded theory and theory development research. तो वो चीजें उसी में निकल कर ऊपर आने के लिए प्रयास करती हैं. Confirming and disconfirming cases intentionally includes cases that support and challenge emerging finding or patterns. Increase the credibility and robustness of conclusions. तो ये एक तरीके से कहा जाए कि confirming and disconfirming cases की बात हो रही है थोड़ी सी, जिसमें intentionally include cases that support and challenge emerging finder. तो हम जानबूझकर उन चीजों को इन्वॉल्व करते हैं. Stratified purposeful sampling. Divide the population into subgroups or strata and then select cases purposefully from each stratum to ensure representation across key categories. इस तरीके से नेक्स्ट वन opportunistic sampling. ये सारा एक तरीके के कॉन्सेप्ट पे बेस है जहाँ पे हम पर्पजिव सैम्पलिंग में पर्पजफुल जो सैम्पलिंग है उसमें 16 स्ट्रेटजी ये हम देख रहे हैं कि उसको कंसीडर किया जा सकता है कि अगर व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट, हाउ यू हैव डेवलप द या डाटा जो सैम्पलिंग डाटा का नेचर क्या होगा, क्या हमारी डिमांड है, तो उसके बेसिस पे हम सैम्पलिंग डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके मार्फत हमें आगे बढ़ना होगा. अब यहाँ अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग टेक्स एडवांटेज ऑफ अनप्लान्ड अपॉर्चुनिटीज और न्यू लीड्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन. यूज इसकी जहाँ पे इनफ्लेक्सिबल इमरजेंट क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. पर्पजफुल रैंडम सैम्पलिंग, और जब रैंडम सैम्पलिंग हम कर रहे हैं लेकिन पर्पजफुल हो, देयर combines purposeful and random techniques by randomly selecting from a predefined information rich groups to add credibility by reducing selection bias within purposeful sampling. Politically important sampling, politically significance or implication, convenience sampling, intensity sampling, and modal instant sampling. So like for only purposive sampling, we can use the 16 type concept and that were developed by the pattern. Like this, we can go for the different sampling process that will be helpful to select the samples. And by this activity, you can enhance your understanding. List and describe any two types of non-probability sampling methods. Then suggest a real-world situation where each could be appropriately used. तो ये हम बात कर सकते हैं, टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं और उसमें ये देखें कि कैसे जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो यूज में आएगा. तो ये एक्टिविटी आप प्लान करें और ये क्वेश्चन आप एक बार देखें जो आपकी इंसाइट को और स्ट्रेंथन करेगा. इफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट गारंटी equal chances to all elements of a population, can it still produce meaningful result? Why or why not? तो ये भी हमें सोचने की जरूरत है कि अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ हम जा रहे हैं तो जो वहां से जो फाइंडिंग मिल रही है वो फाइंडिंग्स क्या सच में हमारे लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, या वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहेगी. तो जब हम सोचेंगे, हमारी अपनी इनसाइट उसमें इन्वॉल्व होगी, then we will develop a good insight about the particular concepts. So by the readings of these references, you can enhance your understanding. Thank you.